हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। चलिए तो हम लोग बात करते हैं टीजीटी और पीजीटी के लिए। तो ये आपका हिस्ट्री पार्ट 3 है, ठीक है। इससे पहले अगर आप पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो आप जाके हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। वहाँ पे ऑलरेडी पहले से आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का वीडियो ला दिया जा चुका है। इसमें आपको 2400 का एमसीक्यू मिलेगा। हिस्ट्री में आपको 2400 एमसीक्यू मिलेगा। ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी में आपको 2000 का एमसीक्यू मिलेगा और पॉलिटी में आपको मात्र 1600 का एमसीक्यू मिलेगा। क्योंकि पहले से हम बुक देखे नहीं थे, इसीलिए अब 2400 लिख दिया और अब 2400 के नाम से ही सीरीज चल रहा है, ठीक है। चलिए, और दूसरी बात हम आपको बता दें कि आप सब भी जानते हैं ये कोई मतलब पीडीएफ नहीं है किसी का या मेरे थ्रू बनाया गया पीडीएफ नहीं है। ये एक प्रकार का सेट है जो मार्केट में हम लोग जैसे रुकमनी का सेट खत्म किया, वैसे ही इसको भी हम खत्म करने के लिए सेट लेकर आए थे। हमें लगा था कि हम खत्म कर देंगे। 30 सेट है हिस्ट्री में, कम से कम तो 30 सेट है। आप ही बताइए, अगर एक दिन में आपका दो चार चार भी सेट हम चलाए ना तो वो खत्म करना मुश्किल है। और सिर्फ हिस्ट्री ही तो नहीं है मेरा, हमको सब विषय लेके चलना पड़ जाता है। अगर हिस्ट्री का हम सिर्फ वीडियो कराएंगे तो कोई बोलता है सर पॉलिटी करा दीजिए, कोई बोलता है सर हमें ज्योग्राफी करा दीजिए। तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपके पास समय नहीं है, हमारे पास भी समय नहीं है। अगर समय होता तो हम लोग और अच्छे से तैयारी कर सकते थे। तो अब आपको क्या करना है कम समय में, तो जो सीरीज चल रहा है 2400 का एमसीक्यू, आप डायरेक्ट इसका पीडीएफ ले लीजिए। पीडीएफ लेकर क्या कीजिए, उसमें ऑलरेडी टिक लगा हुआ है, सारा चीज़ में आंसर में टिक लगा हुआ है, आप उसको पढ़ लीजिए। लेकिन उससे पहले 2400 एमसीक्यू का पीडीएफ लेने से पहले अगर आप अभी भी एससीईआरटी का पीडीएफ नहीं लिए हैं चैप्टर वाइज, तो आपको हम दिखाना चाहते हैं। तो देखिए, ये आपका जो आप पीडीएफ देख रहे हैं ये क्लास 10th का, ठीक है, ये क्लास 10th का है। ये आपका हिस्ट्री का है। अब इसमें जो है, ये आप ध्यान से देखिए, ये आपका है जो इसमें आपको पूरा एकदम चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिलेगा, ठीक है। इसमें हर चीज़ का एक बना हुआ है कि एक चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या है क्या नहीं है। आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। देखिए, जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद, तो यहाँ से जो क्वेश्चन शुरू होने जा रहा है, तो ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन 40 क्वेश्चन होगा, ये पूरा का पूरा यूरोप में राष्ट्रवाद से ही संबंधित होगा। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या है, एससीईआरटी पे आधारित है, ठीक है। और ये आपका चैप्टर वाइज है, एमसीक्यू है, सबसे पहली बात। तो अगर आप अभी तक इसको नहीं लिए हैं तो सबसे पहले आप इसको लेके पढ़िए। क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन अगर बेसिक नॉलेज की अगर हम बात करें या बेसिक आपसे पूछे, कोई अगर बोल रहा है सर वो इतना हार्ड भी नहीं पूछेगा, अगर बेसिक पूछने की बात हो रहा है तो हम आपको 100% गारंटी दे रहे हैं कि जैसे कि स्टेट में आप पास हुए थे ये पीडीएफ पढ़ के, वैसे ही आप बीपीएससी भी पास हो सकते हैं। पास नहीं, अच्छे नंबर आपका आ सकता है। अगर बेसिक नॉलेज की बात करें, अगर बेसिक पूछता है तो अगर अगर जहाँ भी थोड़ा सा कट ऑफ हाई करने की कोशिश किया, अगर हाई लेवल की ओर जा रहा है तो फिर आप जो सीरीज अभी चल रहा है 2400 का एमसीक्यू, आप बस इसको पढ़ लीजिए, इतना आपका लिए काफ़ी है। 2400 का जो एमसीक्यू चल रहा है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये आप इतना भी पढ़ लेते हैं तो इतना आपके लिए बहुत अच्छा है। और अच्छा इसमें लेवल देख के तैयार किया गया है, ठीक है। तो अगर आप इसका पीडीएफ नहीं लिए हैं, सबसे पहली बात तो आपको एससीईआरटी पढ़ना है, उसके बाद ही कहीं और ध्यान देना है, ठीक है। तो अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं इसका या एमसीक्यू का, आपको हम दिखा देते हैं एमसीक्यू के बारे में। देखिए, ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं ये आपका हिस्ट्री का है, ठीक है। हिस्ट्री का 2400 वाला है आपका ये पीडीएफ, पूरा का पूरा एमसीक्यू है, ठीक है। ये आपका हिस्ट्री का 2400 का एमसीक्यू है। इसमें क्या है कि आप डायरेक्ट इसको लेकर पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। डायरेक्ट आपका सब में आंसर मतलब टिक किया हुआ है, ठीक है। आपको इसमें परेशानी नहीं होगा, आप पीडीएफ लेके आप डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। और इसमें देखिए एक जहाँ एक सेट है, ऐसे ही करके हम लोग को 30 सेट तक पढ़ना है। अब आप ही बताइए, एक सेट में आपका 80 प्रश्न है तो 30 सेट में कितना प्रश्न हो जाएगा, इतना। तो यानी कि जो पूरा का पूरा आपका हिस्ट्री में हम बात करें तो 2400 एमसीक्यू निकल कर आ रहा है। तो ये पीडीएफ लेके आप डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। क्योंकि हम लोग पास समय कम है कि हम आपको मतलब दो दो, अब हम क्या कर रहे हैं, 3 या 4 चैप्टर आपको करवा रहे हैं। अगर आप पढ़ते हैं तो खुद से शायद हमसे ज़्यादा आप कर लें। तो जितना ज़्यादा हो सके तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, क्वेश्चन को देखिए, यही आपको ज़्यादा फायदा करने वाला है। इसमें आपका सारा चीज़ दिया हुआ है, आंसर भी इधर दिया हुआ रहेगा साइड में, और जो भी है इसमें आपका टिक किया हुआ, सबसे पहली बात यही है। तो अगर आप इस सब का पीडीएफ लेना चाहते हैं किसी भी प्रकार का, चाहे एससीईआरटी हो या एनसीईआरटी हो या एमसीक्यू 2400 का हो, तो आपको दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, 91 42 650 549, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके एमसीक्यू आप ले सकते हैं, ठीक है। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर आप एसएमएस करके एमसीक्यू पीडीएफ ले सकते हैं। और हाँ, 68 की अगर हम बात करें, आप लोग का मैसेज कल से बहुत आ रहा था
कि सर 68 के लिए शुरू करिए, तो 68 वाला सुनिए ध्यान से, आपको हम दिखा देना चाहते हैं। चलिए अगर हम बात अब कर ले 68 के लिए, क्योंकि आपका तैयारी 9, 10, 11, 12 है, प्लस में 68 भी, ये भी हमको पता है। हम सोचे थे कि ये सेट आप लोग को शुरू कर दें। देखिए ये आपका इडुटेरिया का सेट है, ठीक है। अब ये आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी एससीईआरटी के ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें टोटल 10 सेट है। अब आप ही बताइए, 150 का क्वेश्चन है, 10 सेट है। अगर हम आज 2 तारीख हो गया, अगर हम आज शाम से भी वीडियो लाना शुरू करें, क्योंकि 10 बजे तो आपका टाइम है किसका, एमसीक्यू का, इसका भी है। अगर हम 68 शाम से भी शुरू करें तो आज तो एक ही वीडियो आ पाएगा, यानी कि 3, 4, 5 आपको कितना तक पढ़िएगा, 5 या 6 तारीख तक अच्छे से पढ़िएगा। इसमें 10 सेट है, इसको अब आप अगर हम सेट बाई सेट लाते हैं तो इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि उतना समय तो है नहीं आपके पास। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसका जो आप देख रहे हैं 68 के लिए, इसको भी वही करें कि आंसर में जो होगा, आंसर में आपको टिक आउट कर दिया जाएगा। जो भी आपका आंसर होगा A B C D, आखिर है ही तो ये सेट ही ना, हम डायरेक्ट आंसर में टिक आउट कर देंगे और डायरेक्ट ये PDF आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सारा चीज़ का PDF आपको मिल जाएगा। आपको बस व्हाट्सएप पे SMS करना और बोलना है कि सर मैं 68 का PDF चाहिए, 9, 10 का चाहिए, 11, 12 का चाहिए, जैसा चाहिए आप बस आप बोल दीजिएगा। हर चीज़ का PDF है, आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। अब चलिए समय को देखते हुए, समय बहुत नज़दीक आ चुका है, ठीक है, तो ज़्यादा समय हम आपका बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। तो अब चलते हैं हम अपने क्लास की ओर, शुरू करते हैं आज का पार्ट 1 हिस्ट्री। चलिए, तो आने वाले समय में हम लोग हिस्ट्री का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों आ चुका था, ठीक है। आज हम लोग पार्ट 3 की बात करते हैं। तो पार्ट 3 में देखिए 8 तक आपका पार्ट 2 में आ चुका था, पार्ट 2 में 8 तक खत्म हो चुका था, ये हम लोग खत्म कर चुके थे, ठीक है। अब चलते हैं हम पार्ट 9, मतलब कि चैप्टर नंबर 9 के सेट नंबर 9 की ओर चलते हैं, ठीक है। आज के हम लोग का शुरुआत होने वाला है यहाँ से, जहाँ से आपका पार्ट 3 आया है। ऐसे ही करके आपको पार्ट 4 आएगा, पार्ट 5 आएगा। जब तक परीक्षा नहीं हो जाती तब तक हम वीडियो लाते ही रहेंगे आपके लिए, ठीक है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप इसका PDF लेके और इसको आप खुद से पढ़ सके। देखिए सारा PDF में टिक आउट कर दिए हैं। पहले आप देखे होंगे, पहले का वीडियो तो टिक आउट किया हुआ नहीं था, तो पहले का PDF में टिक आउट किया हुआ नहीं था, लेकिन अब जो है आप लोग का डिमांड की ओर से अनुसार हम सारा PDF में टिक आउट कर चुके हैं, तो आप डायरेक्ट लेके इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आज से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए, तो एक बार सबसे पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई, अपने बहन, अपने रिलेशन, अपने जहाँ भी भेजना चाहते हैं आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जितना आप दूसरों को मदद कीजिएगा उतना आपका भी मदद होने वाला है। चलिए, तो शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। देखिए, तो आज का पहला प्रश्न क्या है, धातुओं का इस्तेमाल सर्वप्रथम किस काल में हुआ, ठीक है। तो धातुओं का इस्तेमाल जो था सर्वप्रथम किस काल में हुआ था, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, नवपाषाण काल में। अगर हम बात कर ले नवपाषाण काल की, तो नवपाषाण काल में और क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, नवपाषाण काल में क्या होता था, कृषि का, ठीक है, कृषि का आविष्कार हुआ था आपका नवपाषाण काल में, कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में। अच्छा, और अगर हम एक फैक्ट की बात करें तो पहिया का आविष्कार जो था, ठीक है, पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ था, ये भी आपका याद रखिएगा, पहिया का आविष्कार ये भी आपका नवपाषाण काल में हुआ था, ठीक है। और वहीं अगर हम पूरा पाषाण काल की बात करें, पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था, आपको पता होगा, आग का आविष्कार, ठीक है। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, पूरा पाषाण काल में हुआ था, ठीक है। चलिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। आइए, 2 में क्या है कि ताम्रपाषाणिक काल में पत्थर के किस प्रकार के औजार का प्रयोग होता था, ठीक है। तो किस प्रकार के पत्थर का प्रयोग होता था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, प्रस्तर के फलक का इस्तेमाल किया जाता था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 में क्या है, हड़प्पा सभ्यता में लोथल और चंद्रद्रोण नामक स्थल से किस प्रकार के उद्योग धंधों का साक्ष्य मिला है, तो किस प्रकार के मिला है, तो याद रखिएगा ये आपका मनका का मिला है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि आज हम लोग को कम से कम 4-5 चैप्टर को कवर कर लेना है, ठीक है। आइए, अगला क्या है कि सिंधु सभ्यता के नगरों के सभी मकान होते हैं, तो सिंधु सभ्यता के नगरों के जो सभी मकान जो होते हैं वो आयताकार होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका B हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 में क्या है, वैदिक काल में आर्य लोग किसके तहत संगठित हुए, तो वैदिक काल में आर्य लोग जो थे उज्जैन के तहत संगठित हुए थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 में क्या है, ऋग्वेद संग्रह है, तो ऋग्वेद किसका संग्रह है, तो याद रखिएगा ये भगवान इंद्र की प्रार्थना का संग्रह है,
सही बात है। ऋग्वेद का आर्यों और कबीलों के युद्धों का संग्रह मिलता है, ये भी आपका सही बात है। हिंदुओं के धार्मिक आचरण का संग्रह है, ये भी आपका सही बात है। यानी कि उपयुक्त में से तीनों का तीनों आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को चलते हैं। 7 में क्या है कि निम्न में से सबसे अंतिम चरण कौन सी है? तो सबसे अंतिम चरण कौन सा है? तो याद रखिएगा रामायण। ठीक है, सबसे अंतिम चरण कौन है? रामायण हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8 में क्या है कि गीता से संबंधित बातों की चर्चा किस वेद में है? तो गीता से संबंधित बातों का चर्चा जो है ये गंधर्व वेद में मिलता है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आइए। देखिए उपवेद कितने हैं? ठीक है, तो देखिए वेद आपका 4 है, उपवेद भी आपका 4 है। ठीक है, वेदांग की बात करेगा तो वेदांगों की संख्या 6 है। उपनिषद की बात करेगा तो उपनिषद की संख्या 108 है। पुराणों की संख्या बात करें तो पुराण की संख्या 18 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या है? यदि पुरोहित बलि नहीं देंगे तो सूर्योदय नहीं होगा। यह मतलब ये किस कहाँ पे मिलता है? तो याद रखिए ये शतपथ ब्राह्मण की बात किया जा रहा है कि अगर पुरोहित बलि नहीं देते हैं तो सूर्योदय नहीं होगा। यह उक्ति कहाँ है? तो शतपथ ब्राह्मण में की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि गुप्त काल में निम्न में से किस देवता की पूजा प्रमुखता से होती है? ठीक है, तो किसकी होती थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विष्णु एवं शिव की होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? आइए, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने उच्च अधिकारियों को भरण पोषण के लिए भूमि अनुदान में दिया था? तो किसने दिया था? तो ये आपका हर्षवर्धन ने दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्यों चलते हैं। 13 में क्या है? निम्नलिखित अभिलेखों में से किस एक में स्कंद गुप्त के राजकाल में हुनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है? तो हुनों का आक्रमण का उल्लेख किस में मिलता है? तो याद रखिएगा भीतरी अभिलेख में मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। 14 में क्या है? देखिए ये आपको मिलान करना, थोड़ा सा उसको हम छोटा कर लेते हैं। आइए तो देखते हैं इसमें क्या है। देखिए सबसे अगर हम बात कर लें वृहत संहिता, ठीक है, तो ये किससे है? तो 12 मिहिर का इसमें आ जाएगा। रत्नावली, ठीक है, तो रत्नावली किसका हो जाएगा? ये आपका हर्ष का हो जाएगा। वहीं हम कृतार्जुनियम की अगर बात करें, ये क्वेश्चन जो है ना यहाँ से सिर्फ उठाया हुआ कृतार्जुनियम, ये भार भी हो जाएगा। ये आपका बीपीएससी उस बार, ठीक है, बीपीएससी 1 to 5 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। ठीक है, चलिए तो इसका क्या हो जाएगा? आपका कृतार्जुन इसमें आ जाएगा। बिहार ई बोलेगा तो वारमीर में चला जाएगा। रत्नावली आपका हर्ष में आ जाएगा। एक बचा ये, तो ये आपका मेघ में चला जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्यों चलते हैं। 15 में क्या है आइए देख लेते हैं। लेखयुक्त और रूप चित्रांकित किसके सिक्के सर्वप्रथम भारत में जारी किए गए थे? तो किसने किया था? तो याद रखिएगा हिंद यूनानियों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? भागवत धर्म में वासुदेव के अतिरिक्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था, तो कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का। तो 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बलराम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या है? संगम काल का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है, तो कौन सा है था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तोलक पीएम आपका ये उपलब्ध ग्रंथ था प्राचीन काल का। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं। आइए 18 में क्या है कि संगम युग में निम्न में से कौन सा राज्य नहीं था? तो याद रखिएगा संगम युग में आपका चोल, चेर और पांडे था, लेकिन पल्लव राज्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या है? तंजौर चोलपुरम में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राजराज प्रथम ने करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्यों चलते हैं। 20 में क्या है? किसके सिक्कों पर शंकरन और वासुदेव के चित्र अंकित है? ठीक है, तो किसके सिक्के पे है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? हुबिक के सिक्के पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। भारत में दासों के निर्यात पर निम्न में से किस सुल्तान ने प्रतिबंध लगा दिया था? ठीक है, तो किसने लगाया था? तो 21 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल से अभी भी जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। अगर आप चाहते हैं कि आपको जो भी एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना होगा, जो कि हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिए हैं। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है कि दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। 9142 650
549। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके, ठीक है, MCQ का PDF आप ले सकते हैं और आपको मात्र 51 रुपये पेड करके, ठीक है, 51 रुपये पेड करके आपको इसका PDF मिल जाएगा। आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट का हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटी, 2400 का MCQ अगर आपको चाहिए तो 51 रुपये आप पेड करके ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। आइए, बिजारत प्रथा का चरमोत्कर्ष दिल्ली सल्तनत के किस वंश के काल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? फिरोज शाह तुगलक, FST के काल में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की चलते हैं। 23 में क्या है? आइए, दीवाने मुस्तखराज किससे संबंधित था? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो भू राजस्व से संबंधित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है? खलीफा की सत्ता मानने से किसने, ठीक है, इनकार कर दिया था? तो किसने इनकार किया था? तो मुबारक खिलजी ने इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि हजारी सितुल महल किसने बनाया था? ठीक है, तो यह किसने बनाया था? यह आपका अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। 26 में क्या है देख सकते हैं आप? उलेमाकाओं के विरुद्ध प्रशासन की नीति निम्न में से किस सुल्तान ने प्रारंभ की? तो किस सुल्तान ने प्रारंभ की थी? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 26 का? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम संप्रभुता संपन्न शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, इल्तुतमिश था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है? आइए, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत लेखयुक्त चांदी के सिक्के चलाए? तो किसने चलाए थे? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मोहम्मद गौरी ने चलाए थे। अगला क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद में प्रयुक्त प्रस्तर खंडों में निम्न में से किस नाटक के अंश खुदे गए हैं? ठीक है, तो देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा जो था यह राजस्थान के अजमेर में बना हुआ था। यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। ठीक है, लेकिन अब ये सब नहीं ना पूछेगा कि कहाँ है, किसने बनाया। अब देखिए प्रश्नों को कितना अच्छा सजा कर आपको सामने प्रकट कर दिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हरकेली ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी। तो यही है कि पूछने का तरीका थोड़ा बदल जाएगा। आप सब कुछ जानते हुए भी आप नहीं मार पाइएगा क्योंकि पैटर्न थोड़ा बदलने वाला है। ठीक है, आइए 30 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 30 में क्या है? मुंतखाब उत तावरीख के लेखक निम्न में से कौन है? तो इसके लेखक कौन थे? तो याद रखिएगा बदायूनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को चलते हैं। 31 में क्या है? मुगलों एवं मराठों के बीच संघर्ष किसके राजकाल में प्रारंभ हुआ? तो किसके राजकाल में प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? शाहजहां के राजकाल में प्रारंभ हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को चलते हैं। 32 में क्या है? आइए, निम्नलिखित में से किस एक की रचना दारा सिकाहो ने किया था? तो दारा सिकाहो ने किसकी रचना किया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, मज्म उल बहरीन की रचना दारा सिकाहो ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को चलते हैं। 33 में क्या है? आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, यह विवरण है, ये कहाँ में है? चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राल्फ फिच। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को चलते हैं। 34 में क्या है? निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकारी प्रदान किए? ठीक है, तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को चलते हैं। 35 में क्या है? आइए, बंगाल में दोहरे शासन को किस इतिहासकार ने कहा कि, ठीक है, 1765 से 1772 की अवधि में बंगाल का शासन एक डाकू राज्य था? ये किसने कहा था? याद रखिएगा JM पन्नीकर ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। सबसे पहले सहायक संधि को किसने स्वीकार किया? ठीक है, तो किसने किया था? तो इलाहाबाद के निजाम ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर क्या है? अब एक मिनट रुक जाइए। चलिए, अब भारत हमारा है, यह घोषणा अंग्रेजों ने किस युद्ध के बाद की थी? ठीक है, तो किस युद्ध के बाद की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिए द्वितीय मराठा युद्ध के बाद किया था। ठीक है, अगर हम द्वितीय मराठा युद्ध की बात करें कि द्वितीय मराठा युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिएगा ये आपका 1803 से लेके 1805 तक हुआ था द्वितीय मराठा युद्ध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। आज रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई है, एक सिख सैनिक द्वारा यह कथन किस अवसर पर कहा गया? ठीक है, तो किस अवसर पर कहा था? तो अमृतसर की संधि 1809 में यह कहा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है? आइए, कि ईस्ट इंडिया कंपनी को सुनहरा फरमान
किसने दिया, ठीक है, तो किसने दिया था, तो 39 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, गोलकुंडा के सुल्तान ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, निम्नलिखित में से किस घटना को मुसलमानों का स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी गई थी, तो किस घटना को दी गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बहावी आंदोलन को दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई, तो इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1936 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कि कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, चलिए कौन नहीं है देखते हैं। देखिए जेम्स फोर्ड रोलेट अधिनियम, ठीक है, ये जेम्स फोर्ड जो था इसी के शासनकाल में रोलेट एक अधिनियम हुआ था, ठीक है। जेम्स फोर्ड का जो शासनकाल था वो कब से कब तक था, ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा 1916 से लेके 1921 तक, ठीक है, ये आपका जेम्स फोर्ड का शासनकाल था। अब इसके बीच में जो भी कुछ हुआ है, चाहे अच्छा बुरा कांड जो भी कुछ हुआ, उसका जिम्मेदार कौन रहेंगे, जेम्स फोर्ड होंगे। चाहे जालियांवाला बाग हत्याकांड क्यों ना हो, या मिल मजदूर क्यों ना हो गया हो, या कुछ भी हुआ हो, उसका सारा का सारा जेम्स फोर्ड। उसी प्रकार से रिपन फैक्ट्री अधिनियम, तो रिपन का शासनकाल कब से कब तक था, ये पहले सोचिए। ये आपका हो जाएगा 1880 से लेकर 1884 तक, कौन थे, लॉर्ड रिपन थे। तो इनके काल में जो भी कुछ हुआ होगा, चाहे जैसा भी, जैसे फैक्ट्री अधिनियम हुआ तो किसके काल में हुआ, तो रिपन के काल में हुआ था। उसी प्रकार से हम बात करें लॉर्ड कर्जन, तो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब से कब तक है, वो भी आपको याद रखना है, 1899 से लेकर, ठीक है, 1905 तक, कौन थे, लॉर्ड कर्जन। अब देखिए, अब 1905 1899 से लेकर 1905 में जो भी कांड हुआ उसके जिम्मेदार कौन होंगे, लॉर्ड कर्जन होंगे। जिससे बंगाल विभाजन हो गया, तो बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी पर लॉर्ड, अगला क्वेश्चन है आपका लिटन, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है, लिटन है, क्योंकि लिटन के काल में ही विश्वविद्यालय अधिनियम अच्छा नहीं हुआ था ना, पूछ रहा क्या है, नहीं, तो इसके शासनकाल में ये विश्वविद्यालय अधिनियम नहीं हुआ था। अब लिटन का कार्यकाल कब से कब तक है वो आपको जानना है, तो लिटन का याद रखिए 1876 से लेकर 1880 तक किसका कार्यकाल था, लॉर्ड लिटन का कार्यकाल था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कार्यकाल सबका याद रखना होगा। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। चलिए आइए 44 में क्या है देखिए, खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है, तो खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, देखिए यहाँ पे आंसर आपका गलत लगा हुआ है, ये आपका बुक में क्या हुआ था, टीटू मीर, ठीक है, ये जो आपका आंसर गलत है, ठीक है। तो जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम बता रहे हैं, वो हम सुधार कर देंगे, ठीक है। अगर आप पीडीएफ ले चुके हैं तो उसमें ऑलरेडी लगा हुआ होगा, हम ध्यान नहीं दिए हैं, ठीक है। अगर आप है तो आप इसको सुधार लीजिएगा। खांसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो तीरथ सिंह ने किया था, ठीक है। तो वैसे व्यक्ति जो पीडीएफ ले चुके हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसका आंसर आप सुधार लीजिएगा। चलिए चलते हैं। अच्छा देख लीजिए, खांसी विद्रोह के बारे में बता दें तो खांसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो तीरथ सिंह ने किया था, तीरथ सिंह ने। अब ये किस मतलब कहाँ किस प्रभावित क्षेत्र से बिलोंग, मतलब खांसी विद्रोह कहाँ हुआ था, याद रखिएगा असम में, ठीक है। खांसी विद्रोह कहाँ हुआ था, तो असम में हुआ था। इसके नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो तीरथ सिंह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अच्छा अब कब हुआ था, एक पॉइंट और निकल के आएगा कि खांसी विद्रोह जो था इसका नेतृत्व किया था तीरथ सिंह ने, ये तो देख लिया। कहाँ हुआ था, तो असम में हुआ था, ये भी आपने देख लिया। इससे प्रभावित क्षेत्र कौन था, असम था। लेकिन कब हुआ था खांसी विद्रोह, कब हुआ था, तो याद रखिए 1833 में। खांसी विद्रोह कब हुआ था, ये आपका 1833 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 क्यों चलते हैं। 45 में क्या है, आइए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय एकता पर बल दिया गया, ठीक है। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय एकता पर बल दिया गया, तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो रामगढ़ अधिवेशन 1940, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 46 को चलते हैं। 46 में क्या है, आइए इसमें आपको मिलान करना है, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर देते हैं। चलिए देखिए, तो क्या है इसमें आपको मिलान करना है कि अगस्त प्रस्ताव, पुनः समझौता, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक अधिनियम अधिनिर्णय, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 47 में क्या है देख लीजिए, चलिए किस एक षड्यंत्र के मुकदमे में, ठीक है, फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज पर मुकदमा चलाया गया था,
तो मेरठ षड्यंत्र में चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है, कौन सा युग्म सुमेलित है, ठीक है, तो कौन सुमेलित है ये आपको देखना है। तो देखिए नारायण मल्हार जोशी, इसका संबंध, इनका संबंध किससे है, ठीक है, यही आपका एक मतलब कि सुमेलित है, इनका संबंध ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से है। बाकी आप देखिएगा तो ये गोखले को देख लीजिए, ठीक है, गोखले का संबंध किससे था, तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जिसकी स्थापना 1905 में किए थे। अच्छा एनी बेसेंट का अगर हम देख लेते इनका इनका संबंध किससे है, तो होम रूल से है जो कि 1916 में हुआ था। चलिए दादा भाई नौरोजी का संबंध किससे है, अगर इसकी हम बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये हो जाएगा आपका ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है, आइए देखिए भारत के मजदूर आंदोलन को संगठित करने वाले प्रमुख नेता कौन थे, ठीक है, तो प्रमुख नेता कौन हो जाएंगे 49 का, इसका राइट आंसर हो जाएगा एम.एन. लोखंडे, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 50 में क्या है, पहली बार भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर के काल में हुआ, तो किस गवर्नर के काल में हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, लॉर्ड कैनिंग के गवर्नर के काल में हुआ था। अब देखिए अगर हम लॉर्ड कैनिंग की बात करें, देखिए जब भी आए ना गवर्नर ये सब तो तुरंत आपको लिखना है, लिखने से आपको याद होगा लॉर्ड कैनिंग कब से कब तक था, ठीक है, तो इसका कार्यकाल 1856 से लेके 1861 तक था, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग का हो जाएगा। अच्छा अगर हम वहीं बेंटिंग की बात करें, लॉर्ड विलियम बेंटिंग का कार्यकाल कब से कब तक था, तो इसका जो था 1828 से लेकर 1835 तक था, क्या ये इसका कार्यकाल था। चलिए अगला अगर हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, मतलब डलहौजी, तो इसका कार्यकाल कब से कब तक था, तो देख लेते हैं, आइए इसका आपका 1800, ठीक है, 48 से लेकर 1856 तक था, ठीक है, किसका लॉर्ड डलहौजी का 1848 से लेकर 1856 तक था। चलिए सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कैनी का जो कार्यकाल है 1856 से लेकर 1862 तक है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया। और डलहौजी का आप देख लिया 1848 से लेकर 1856 तक। चलिए रिपन की अगर हम बात करें, लॉर्ड रिपन अभी जस्ट अब आपको पीछे बताया है क्या था, 1880 से लेकर 1884 तक कौन था, लॉर्ड रिपन था। और इसके बाद कौन आया, तो लॉर्ड डफरिन आता है 84 से लेकर 88 तक, ठीक है, यहाँ तक आपका ओके है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, लॉर्ड कैनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, आइए चलिए इसमें आपको मिलान करना है, ठीक ठीक है, तो चटगांव अमरीड रेड, ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा कल्पना दत्त से। अच्छा अभिनव भारत, ठीक है, तो अभिनव भारत किससे संबंधित है, तो ये आपको याद होगा, इसका आपका क्या हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा, यानी कि बी.डी. सावरकर से आपको संबंधित है। अनुशीलन समिति, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी का आपका हो जाएगा अरविंद घोष। अच्छा कुक्का आंदोलन, तो ये आपका पंजाब में हुआ था, ये आपका हो जाएगा गुरु राम सिंह, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 के चलते हैं। 52 में क्या है, आइए देखिए दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया, तो कहाँ किया था, तो चंपारण में किया था, ये सबको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 के चलते हैं। 53 में क्या है, आइए चलिए देखिए 53 में क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। चलिए विचार करते हैं, आइए देखते हैं क्या क्या है। देखिए सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी, तो क्या ये सही है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम महिला नहीं, ये द्वितीय महिला हो गई जाएगी, ठीक है, पहली महिला कौन थी, याद रखिएगा एनी बेसेंट। अगर आपको पूछेगी ना भारतीय पूछेगी तब आपको हो जाएगी कौन, क्या नाम है, सरोजिनी नायडू हो जाएगी, ठीक है। अब ऐसे आपको पूछेगी तो कौन हो जाएगा, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी, ये आपकी आयरलैंड की रहने वाली थी। अब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला थी, ठीक है, जो 1916 में आई थी। अच्छा सरोजिनी नायडू जो 1916 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। और अगर हम बात करें सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी थी, पहले प्रथम बार तो 1925 में, ये आप याद रखिएगा। चलिए तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, C.R. दास, ठीक है, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं, आइए बाद में चलेंगे ऑप्शन क्यों। C.R. दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तब वे जेल में थे, क्या ये सही है, तो बिल्कुल ये सही है, ठीक है, यानी कि 2 ऑप्शन आपका भी सही जा रहा है। आगे देखते हैं अगला क्या है। देखिए एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, मतलब A.O. ह्यूम जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, A.O. ह्यूम जो जानते हैं, पूरा नाम लिखा हुआ है, प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो, ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष बने, क्या ये सही है,
ठीक है, एक मिनट। तो ये क्या, ये सही है? तो नहीं, ये आपका गलत है। ठीक है, ये प्रथम अध्यक्ष नहीं थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ये जो थे ए उम्र क्या किए थे 1885 में, यह स्थापना किए थे ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक को, मतलब स्थापना किसने किया था? ए उम्र ने किया था। लेकिन अध्यक्ष तो डब्ल्यू सी बनर्जी ने बना था। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अगर आप देखिएगा तो आपको पता होगा कि जब 1885 में, ठीक है, 28 दिसंबर 1885 आपको याद रखना है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, तो उसमें प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू सी बनर्जी थे। अब ये उम्र क्या के थे, मतलब स्थापना के थे ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। चलिए, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या होगा? ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, क्या ये सही है? तो आपको पता होगा 1894 में कौन थे अध्यक्ष? अल्फ्रेड वेब थे। ठीक है, ये भी आपका सही है। यानी कि 2 और 4 आपका सही है, बाकी आपका गलत है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या है आपका। देखिए 2 और 4 आपका सही है, बाकी आपका गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है, अध्यक्षीय संबोधन के समय, ठीक है, जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, वो कौन थे? ठीक है, तो वो कौन हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए, तो 54 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या है, आइए। अच्छा, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से नहीं भिड़ा पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन, ठीक है, एचिसन के इस कथन का संबंध है? ठीक है, तो कौन सी घटना से है? तो याद रखिएगा, खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919-1922 से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है, आइए। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्ट युक्त नहीं है? तो कौन नहीं है? तो केंद्र में, ठीक है, साथ ही साथ राज्य में द्वैध शासन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 क्यों चलते हैं। 57 में क्या है, 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। देखिए सबसे पहली बात कि आजाद हिंद फौज की स्थापना आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुआ था? तो 1942 में इसका स्थापना हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। अच्छा, और देखिए अब किसने किया था? तो रास बिहारी घोष, ठीक है, रास बिहारी घोष ने। चलिए, तो आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुआ था? 1942 में। इसके स्थापना कौन थे, मतलब संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो रास बिहारी बोस। इसके संस्थापक कौन थे? रास बिहारी, आपको लिख देते हैं, ठीक है, समझ में आ जाएगा, रास बिहारी, ठीक है, बोस। इसके संस्थापक कौन थे? तो रास बिहारी बोस थे। ठीक है, यहीं पे क्वेश्चन बनता है, आजाद हिंद फौज की जगह पे आपका रहेगा क्या? सरकार, आजाद हिंद सरकार। ठीक है, बस क्वेश्चन यही रहेगा, आजाद हिंद सरकार। तो इसके स्थापना कब हुआ था? तो आजाद हिंद सरकार पूछिए तो उसकी स्थापना 1943 में हुआ था। ठीक है, और उसके संस्थापक कौन थे ये पूछिए तो सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना होगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ हुआ था? तो सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। त्रिपुरा की देसी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई, क्यों शामिल हुई थी? तो याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, बंगाल के क्रांतिकारी, ठीक है, त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे। ठीक है, मतलब कि वहां पे रुके हुए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 क्यों चलते हैं। 59 में क्या है, 1867 लेके से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 60 में क्या है कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम विस्तार, ठीक है, हुआ था। तो किसके शासनकाल में हुआ था? तो डफरिन के शासनकाल में हुआ था। अभी आपको हम डफरिन का शासनकाल बताए थे, 1884 से लेकर 1888 तक। तो कौन था? लॉर्ड डफरिन। लिटन की बात करें, ये भी आपको हम बता चुके थे, लिटन 1876 से लेकर 1880 तक था। ठीक है, वहीं हम डलहौजी की बात करें तो ये भी बता हुआ था 1848 से लेकर 1856 तक। करजन की अगर बात कर लीजिएगा तो करजन का आपका 1856 से लेकर, ठीक है, 56 नहीं, देखिए करजन की अगर हम बात करते हैं तो 1899 से लेकर 1905 तक। ठीक है, कौन था? लॉर्ड करजन था। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। आइए 61 में देखते हैं क्या है।
अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और किसी भी प्रकार का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए क्या करना होगा, अगर आप इस जो वीडियो चल रहा है आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप 9142 650 549 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप NCERT SCERT प्लस में 2400 का भी MCQ ले सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए MCQ के लिए क्या चाहिए, 2400 के लिए आपको मात्र 51 रुपये पेड करना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको टिक लगा हुआ आंसर में आपको भेज दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है, चलिए आइए। तो बोलता है कि पागल की डायरी नाम की कृति का लेखक कौन है, तो इसके लेखक कौन थे, तो लू सुन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, JS मिल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 क्यों चलते हैं, 63 में क्या है, सेल्फ हेल्प नामक पुस्तक की रचना किसने की है। ठीक है, तो किसने किया था, तो इसका आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सैमुअल स्माइल्स ने की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 क्यों चलते हैं, 64 में क्या है, किस शासक ने वियना सम्मेलन के सभी प्रतिनिधियों के पीछे एक अपना गुप्तचर लगा दिया था कि उनके प्रत्येक गतिविधि की सूचना मिलती रहेगी। ठीक है, तो किसने लगा दिया था, तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस प्रथम ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 की ओर चलते हैं कि वियना सम्मेलन अभिजातवर्गीय लोगों का सम्मेलन था। ये लोग फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों को समझने में, ठीक है, असमर्थ थे या उससे घृणा करते थे। ये किसका कथन है, ठीक है, तो ये किसका कथन है, तो ये आपका हेज का कथन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 की ओर चलते हैं, क्या है, आदर्शवादी समाजवाद के प्रणेता कौन थे। ठीक है, तो कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रॉबर्ट ओवेन थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 की ओर जाते हैं, इस्पात के हल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो किसके द्वारा किया गया था, तो जॉन डीर के द्वारा किया गया था। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि द सिविल एंड मॉरल प्राइवेसी ऑफ द इंटालियंस नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई, तो ये आपका 1843 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। देखिए क्या है कि स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, तो ये आपका जेम्स हार्विज ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 में क्या है, आइए, हिंद चीन में फ्रांस की वास्तविक राजनीतिक सत्ता कब स्थापित हुई थी, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये आपका 1747 से 1858 में हुई थी। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं, यूरोप में गुप्त संधियों का सिलसिला किस युद्ध का सर्वप्रथम मौलिक कारण है। ठीक है, तो कौन सा है, तो प्रथम विश्व युद्ध। चलिए अगर प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत करें तो देखिए थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, ये कब हुआ था, तो ये आपका 28 जुलाई, ठीक है 28 जुलाई, ठीक है 1914 से शुरू हुआ था, जो कि 11 नवंबर 1918 तक चला था। ये फैक्ट याद रखिएगा बाई डेट। ठीक है, चलिए 72 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं, 72 में क्या है, चार्ल्स दसम ने किसको प्रधानमंत्री बनाया था, तो किसको बनाया था, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। ठीक है, पोलिगनेक को बनाया था। सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया, तो याद रखिए जेम्स वाट ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 73 का आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं, 74 में क्या है, देखिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, जो सत्य है वो आपको बताना है। तो डायरेक्ट हम आंसर की बात करें तो जुलाई 1830 की क्रांति ने चार्ल्स दसम के शासन का अंत कर दिया था। ये आपका सत्य है, बाकी सब आपका असत्य है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि यूरोपियन आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई, तो ये आपकी स्थापना 1948 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 में क्या है, आइए, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की स्थापना कब की गई, तो ये आपका 1961 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 कि 18वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोपीय लोग चीन में क्या खरीदते थे, तो क्या खरीदते थे, तो चाय खरीदते थे, रेशम खरीदते थे, मिट्टी के बर्तन खरीदते थे, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिवरपूल स्थित है, तो कहाँ स्थित है, तो ये आपका इंग्लैंड में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं, 29 में क्या है कि पांडुआ विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका इटली में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 की ओर चलते हैं, 80 में क्या है, आइए, निम्न में से कौन सा सबसे पहला पाषाण औजार नहीं है, तो कौन नहीं है, तो मिट्टी के बर्तन, मृद भांड नहीं है। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से आज हम लोग सेट नंबर 9 को समाप्त किए हैं। अब चलते हैं सेट नंबर 10 की ओर। ठीक है, चलिए चलते हैं सेट नंबर 10 की ओर, आइए।
देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमारे अभी नए जुड़े हैं हमारे यूट्यूब चैनल से, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का ग्रुप दिया हुआ, वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन होता है आपको वहाँ डाल दिया जाएगा। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका सेट नंबर 10 का। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था, तो किसके लिए, मतलब किस उद्देश्य से किया गया था, क्यों किया गया था? ठीक है, पहले पूछता था कि बुलंद दरवाजा का कहाँ स्थित है, तो आपका हो जाता था आंसर, या किसने किया था, तो अकबर ने किया था, ऐसे पूछ लिया जाता था। लेकिन अब वो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, अब देखिए उद्देश्य पूछ दे रहा है, क्यों किया गया था, कि बुलंद दरवाजे का निर्माण करने का रीजन क्या था वो पूछा जा रहा है। इसे समझ ही लीजिए क्या से क्या क्वेश्चन पलटने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो गुजरात विजय की स्मृति में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 में क्या है देखिए, निम्नलिखित में से किसने बरेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो बरेली से कौन थे, तो खान बहादुर खान थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 में क्या है कि निम्नलिखित में से किसने आर्य महिला सभा की स्थापना की? ठीक है, तो आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी, तो पंडित रामाबाई ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्यों चलते हैं। 4 में क्या है, अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, हुकूमत ए हिंद की स्थापना की, तो कहाँ पे किए थे, तो सिंगापुर में किए थे, याद रखिएगा। चलिए 1943 में क्या हुआ था, तो आजाद हिंद सरकार की स्थापना हुआ था, जो कि सुभाष चंद्र बोस ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 में क्या है देखिए, दूसरा नगरीकरण इंगित करता है, तो किसको, तो यह हो जाएगा इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गंगा घाटी में नगरीय संस्कृति के उत्थान का करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 में क्या है कि बौद्ध संघ के नियम किस पुस्तक में दिए गए हैं, तो किस पुस्तक में दिए गए हैं, तो विनय पिटक में दिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को चलते हैं। 7 में क्या है कि मत विलास प्रहसन नामक नाटक की रचयिता थे, तो कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र वर्मन थे आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को चलते हैं। यह 10 में आपको क्या करना है, विचार करना है उपाधि, और उसको बताना है कौन किसके थे। ठीक है, तो देखिए 1 और 2, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, 1 और 2 हो जाएगा, अशोक और दशरथ। ठीक है, देखिए इसमें पूछ रहा है ना कि यहाँ पे क्वेश्चन है किसकी उपाधि देवानमीय थी, तो अशोक की उपाधि और दशरथ की उपाधि थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्यों चलते हैं। 9 में क्या है कि पंडित जगन्नाथ किसके दरबार में राजकवि थे, तो किसके दरबार में थे, तो ये शाहजहां के दरबार में थे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 10 में क्या है, आइए, निम्नलिखित में से 4 स्थलों में से कहाँ सबसे पहले सांस्कृतिक प्रवस्थान मिलती है, तो मेहरगढ़ से मिलती है, और मेहरगढ़ से सबसे पहले कृषि का प्रमाण मेहरगढ़ से मिलता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के चलते हैं। आइए, ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापार करने का एकाधिकार समाप्त किया गया। ठीक है, तो कब, कौन सा एक्ट के तहत, तो याद रखिएगा 1833 का चार्टर एक्ट के तहत चीन के साथ व्यापार करने का जो एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया था। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 12 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए भील विद्रोह कब हुआ था, तो 1818 से 31। देखिए कभी कभी 18 ये आपको ना 1825 से लेके 31 दे देगा। ठीक है, ये आपको लूसेंट में देखने को मिलेगा 1825 से 31। अच्छा, किट्टूर विद्रोह ये सही है आपका 1824, ये भी ठीक है। ठीक है, और गडकरी विद्रोह ये भी 44 में, ये भी सही है। लेकिन कौन सही नहीं है, तो सतारा विद्रोह जो था ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये सही नहीं है, 1814 में ये नहीं हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, आइए, चलिए थोड़ा सा आप इसको देखिएगा। देखिए क्या है कि स्वराज पार्टी की स्थापना, तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था, ये आपको पता होगा 1923 में। किसने किया था, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ठीक है, चलिए जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये आपको पता होना चाहिए, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। चलिए लिख दिया 1919 में हुआ था। अच्छा, कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ था, 1916 में हुआ था। अच्छा, चोरी चौरा कांड, तो देखिए 5 फरवरी, याद रखना है 5 फरवरी, ठीक है, 1922 में हुआ था। चलिए अब आपको क्या करना है, सही कालक्रम प्रोसेस सजाना है कि पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ। तो आप खुद देख लीजिए सबसे पहले कौन हुआ होगा। आइए, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं क्या 1916, ये आपका 1 नंबर पे है। ठीक है, तो यानी कि 3 वाला देख लीजिए, सबसे पहले आपका 3 जा रहा है। उसके बाद देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 2 नंबर पे यानी कि 1919, 16 के बाद 19 आता तो 1919 हो गया। फिर आपका कौन आ जाएगा, 1922 हो जाएगा। ऐसे करके आप मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। 14 में क्या है, चलिए देख लेते हैं। वह कौन मौर्य शासक था जिसने यूनान से अपनी राज्यसभा के लिए एक दार्शनिक की मांग की थी? ठीक है, तो कौन किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिंबिसार किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। 15 में क्या है, निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन कौन सुदर्शन झील से संबंधित है? तो कौन कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किससे था? सुदर्शन झील से था। अशोक का संबंध सुदर्शन झील से। रुद्रदामन का संबंध सुदर्शन झील से था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। 16 में क्या है, अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की उगाही किस आधार पर की? ठीक है, तो किस आधार पर की थी? तो माप के आधार पर किया था। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। 17 में क्या है, देखिए पक्षियों, पशुओं एवं पुष्पों के अपने चित्रांकन के लिए विख्यात मुगल शैली का चित्रकार था, तो कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? मंसूर था। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, आइए। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन थे? तो बी डी सावरकर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। 19 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। 20 में क्या है, चलिए तो 20 का आप देख सकते हैं। 20 का ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा। 1 का 3 है, तो ये आप मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिएगा इसको, अगर आप पीडीएफ ले लिए हैं तो देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। 21 में क्या है, आइए। निम्नलिखित में से किस एक मध्ययुगीन भक्ति संत को बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन ने अपने दरबार के 5 रत्नों में से एक रूप में संरक्षण प्रदान किया? ठीक है, तो किसने किया था? तो 21 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो जयदेव ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। 22 में क्या है कि 1663 में औरंगजेब के आदेश पर शेख निजाम की अध्यक्षता में 6 व्यक्तियों द्वारा संकलित फतवा ए आलमगीरी थी। ठीक है, तो किससे है? तो यह हो जाएगा प्रशासनिक नियमों की पुस्तक से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। 23 में क्या है कि मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, ठीक है, संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? देखिए यही सब है कि कारण उदय से वापस पूछा जाएगा और कुछ नहीं है। चलिए तो 23 का क्या कारण था? अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। 24 में क्या है कि अस्थायी बंदोबस्त के अधीन जमा किए गए भू राजस्व में जमींदारों का अंश था, तो कितना था? तो 1/11 हो जाएगा आपका। चलिए लॉर्ड मेकाले का संबंध है तो किससे है? तो विधि संहिताकरण से है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को चलते हैं। 26 में क्या है, देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, तो किस कारण मतलब कि लौटा दिया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण उन्होंने मतलब नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को चलते हैं। 27 में क्या है, हड़प्पा काल का एक कांसे का रथ जिसमें 2 बैलों की जोड़ी जुटी हुई है, अच्छा, और इससे एक नग्न मानव आकृति चला रही है, तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर खुदाई से प्राप्त हुई है? ठीक है, तो किस स्थान से हुआ है? तो यह इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दायमाबाद से हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को चलते हैं। 28 में क्या है कि हड़प्पा कालीन लिपि के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक संभावित है? तो क्या संभावित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसकी लिपि वर्णानुक्रमिक नहीं बल्कि चित्रात्मक थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आप देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को चलते हैं कि प्राचीन भारत में, ठीक है, निम्नांकित शासकों में से कौन जैन धर्म के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा बिंबिसार था, चंद्रगुप्त था और खारवेल था, यानी कि तीनों का तीनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 30 में क्या है, परिवर्तित गुप्त काल में मुद्रा अथवा सिक्कों की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुमान लगाया जा सकता है? ठीक है, तो कौन सा अनुमान लगाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यापार के ह्रास का अनुमान लगाया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को चलते हैं। 31 में क्या है कि महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र प्रतिष्ठान किस नदी के किनारे अवस्थित था? ठीक है, तो कौन सा नदी हो जाएगा? यह आपका गोदावरी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है कि कहाँ के शासकों ने सुल्तान उस सर्क की उपाधि धारण की थी? तो कहाँ के शासकों ने? तो जौनपुर के शासक ने किया था।
चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने हर्ब ए सौरभ नामक सिंचाई कर लगाया था, ठीक है, तो किसने लगाया था, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक के बाद नहरों से पानी की आपूर्ति पर ध्यान देने वाला मुगल शासक कौन था। देखिए पहले पूछा जाता था कि फिरोज शाह तुगलक जो था सबसे ज़्यादा नहरों का सिंचाई कौन करता था, तो फिरोज शाह तुगलक। अब पूछ रहा है उसके बाद कौन था, तो याद रखिएगा शाहजहां, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मोहरें निर्मित है, तो कहाँ पे निर्मित है, तो ये आपका सेलखड़ी में निर्मित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। आइए निम्नलिखित में से किस में उन राजकीय अध्यादेश का उल्लेख है जिनकी स्थापना ईसा पूर्व से समय में, ठीक है, दुर्भिक्ष की विपत्ति से निपटने के लिए की गई थी, ठीक है, तो किसमें किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोह गोरा एवं मरु स्थानगढ़ फलक लेख से किया गया था। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं कि विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से, ठीक है, किस में वर द्वारा वधु शुल्क दिया जाता है, ठीक है, तो किस में वर द्वारा वधु शुल्क दिया जाता है, तो असूर में दिया जाता है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें, 13वीं शताब्दी में फजाली, ठीक है, फवाजिल शब्द का अभिप्राय था, तो किससे अभिप्राय था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राज्य को प्रेषित अधिशेष राजस्व से अभिप्राय था। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन की ओर अगर हम चलते हैं, तो निम्नलिखित युगों में से कौन सी सही सुमिलित नहीं है, तो कौन सही सुमिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूसुफ आदिल शाह, ठीक है, अहमदनगर से सही सुमिलित नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को चलते हैं। 40 में क्या है कि फकीर अजीमुद्दीन एवं दीवान दीनानाथ किसके अधीन मंत्री थे, ठीक है, तो किसके अधीन मंत्री थे, तो ये रंजीत सिंह के अधीन मंत्री थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को चलते हैं। 41 में क्या है देख लीजिए। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था, तो 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध को सुधारना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को चलते हैं। 42 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमिलित है, तो कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जगत सेठ बंगाल का प्रसिद्ध सेठ था। 43 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रेसिडेंट थे, तो कौन थे, तो यह हो जाएगा आपका सहजानंद सरस्वती, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 को चलते हैं। 44 में क्या है, आइए देखिए इसमें आपको मिलान करना है, ठीक है, तो मिलान करते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। आइए देखिए हिंदू विधवा पूर्ण अधिनियम, ठीक है, तो हिंदू विधवा पूर्ण अधिनियम, तो इसके कौन हो जाएंगे, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए ये कब हुआ था, तो याद रखिएगा ये हुआ था आपका, एक मिनट यहाँ पे, तो जिस हुआ था देखिए ये आपका 1856 में हुआ था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था, ठीक है। ये किसके शासन काल में हुआ था ये पूछ रहा है, तो ये हुआ था आपका लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, या लेकिन यहाँ आपको लॉर्ड कैनिंग नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डलहौजी दिया हुआ है, ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप डलहौजी लगा दीजिए, लेकिन याद रखना है लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि अगर आंसर इस हिसाब से दिया है कैनिंग नहीं, तो ये आप गलत एक तरह से मतलब उठा लिया होगा, यहाँ कैनिंग याद रखिएगा, ठीक है, कैनिंग, तो बाद में मत बोलिएगा। चलिए लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में होता है। अच्छा सती प्रथा निषेध, तो ये आपको पता होगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अब लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और ये कब हुआ था, तो 1800, ठीक है, देखिए विलियम बेंटिंग का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1828 से लेकर 1835 तक था, उसी के शासनकाल में क्या हुआ था, सती प्रथा पर निषेध लगाया गया था। अगला देख लेते हैं सहवास वय अधिनियम, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा इसको भी छोड़ दीजिए, देखिए सॉलिड है, दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड एलन ब्रो में हुआ था 1843 में, ये आपको पता होगा। सब मिल गया, तो एक लास्ट आपका बचा, तो इसको आप मिला सकते हैं लेस डाउन, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या है, चलिए देख लेते हैं। आइए 44 का क्या है ऑप्शन नंबर, तो देख लीजिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को चलते हैं। 45 निम्नलिखित में से किस एक से, ठीक है, बेगार का निर्देश होता है, तो किससे होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 45 का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका
विष्टि से होता है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन को चलते। 46 में क्या है कि अनुशीलन समिति क्या थी। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है। अनुशीलन समिति क्या थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक क्रांतिकारी संगठन था। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए ये आपको मिलान करना है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें हम कुछ फैक्ट भी बता देंगे, आप देख लीजिएगा। चलिए आंसर को छोड़ दीजिए, आंसर की ओर अभी नहीं चलना है। आइए देखिए क्या है, इंडियन मिरर, ठीक है। तो इसके लेखक कौन थे, ठीक है। ये आपका हो जाएगा केशव चंद्र सेन। याद रखिएगा केशव चंद्र सेन की दो पत्रिका थी, एक आपका हो गया इंडियन मिरर और एक और याद रखिएगा, लिख देते हैं हम आपको, ठीक है, वाम बोधनी। वाम बोधनी ये भी पूछ दिया जाता है, ठीक है, कि वाम बोधनी ये किनकी पत्रिका है, तो केशव चंद्र सेन की। वाम बो सॉरी लिखा गया बोधनी, ठीक है, ठीक है, चलेगा। तो वाम बोधनी किनकी मतलब की पत्रिका है, तो केशव चंद्र सेन। इंडियन मिरर पूछेगा तो केशव चंद्र सेन। ये हो गया आपका पहला। अच्छा, तत्बोधनी पत्रिका, ठीक है। तो ये कब था, तो ये आपको 1839 में, याद रखिएगा। इसका कौन हो जाएगा, ये देवेंद्र नाथ टैगोर हो जाएंगे आपका। इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो इंडिपेंडेंस कौन हो जाएगा, तो ये आपका मोतीलाल नेहरू हो जाएगा। अच्छा, अब कॉमरेड, अगर कॉमरेड की बात करें तो कॉमरेड का कौन हो जाएगा, तो मोहम्मद अली हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा और एक देख लीजिए, मोहम्मद अली की और एक पुस्तक था, ठीक है, जैसे कॉमरेड है मतलब लेख ये पत्रिका था, इसी का पूछा हमदर्द। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हमदर्द ये पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। अब कॉमरेड तो खैर पूछता ही है, तो हमदर्द किसकी पत्रिका है, मोहम्मद अली की, ठीक है। चलिए तो इस हिसाब से आप देख लीजिए, एक का एक होगा, दो का तीन होगा, ठीक है, और तीन का चार हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, एक का एक, दो का तीन, तीन का चार, किस में है देखिए, एक का एक, दो का तीन, तीन का चार, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को चलते हैं। क्या है, किसके स्वर्ण सिक्के में मिलावट की मात्रा अधिक थी, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, स्कंदगुप्त, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 को चलते हैं। 49 में क्या है, भारत में पहली फ्रेंच बस्ती कहाँ स्थापित की गई थी, तो सूरत में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है, आइए, मुगल सेना में मराठा सरदारों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सही नहीं है, तो औरंगजेब के समय मराठा सरदारों की संख्या न्यूनतम थी, यह आपका सही नहीं है। चलिए 51 नंबर की ओर चलते हैं। देखिए देखिए 51 नंबर में क्या है, देखिए 51 नंबर में जो है ना, इसका अभी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको हम दिखाने जा रहे हैं। पूरा वीवीआई होगा, आप अगर कॉपी कलम लेकर बैठे हैं और नहीं तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाने जा रहे हैं, ठीक है। आइए चलिए आपको दिखाते हैं, ये चीज़ जो है ना एक जगह बहुत अच्छा से लिखा हुआ है, ठीक है, और वहाँ से आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और हम आपको अभी दिखाते हैं कहाँ है। इतिहास अब मिलेगा, देखिए ये तो आपका हो जाएगा, ये सब है, ये आपका देखिए बौद्ध धर्म जैन धर्म के बारे में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये सब एमसीक्यू नहीं चलता तो ये पीडीएफ आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता, इसको हम चलवा देते हैं, लेकिन अभी टाइम ही नहीं मिलता है, ठीक है। क्या क्या आप लोग के लिए शुरू किया जाएगा, देखिए ये आपका प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय जैन संगीति हो गया, सारा चीज़ इसमें आपको एक जगह मिलेगा। खैर छोड़िए, आते हैं हम अपने क्या दिखाने वाले थे आप लोग को। चलिए कहाँ चला गया, चलिए यही दिखाने वाले थे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं तो देखिए, कर्नाटक युद्ध, ठीक है। देखिए एक जगह पे है, आप बार बार इधर उधर ढूंढते रह जाइएगा, एक जगह पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कर्नाटक युद्ध देखिए, कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1746 से लेकर 48 तक, ठीक है। और किस संधि के तहत समाप्त हो गया, ये सब लिखा हुआ है। द्वितीय युद्ध लिखा हुआ है आपका, ठीक है। इसी प्रकार से आंग्ल मैसूर युद्ध लिखा हुआ है एक जगह पे, आप देख सकते हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये आपको पढ़ने में आसानी होगा, हर एक चीज़ एक जगह पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका प्रथम मैसूर युद्ध हो गया। आज नीचे अगर हम आते हैं तो देखिए, आंग्ल मराठा युद्ध ये कब हुआ था, ये भी आपका एक जगह पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डेली सेट अगर आप मार रहे होंगे तो आपको पता होगा, यहाँ से डेली पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए अगर थोड़ा सा हम नीचे करें, खैर छोड़िए, यहाँ पे बहुत कुछ है, कितना चीज़ आप देखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अभी जैसे कि ये क्वेश्चन आपको दिखा होगा, ठीक है, तत्बोधनी सभा, इसमें आपको दिखेगा आसानी से। चलिए खैर चलते हैं हम अपना क्वेश्चन की ओर, यहाँ छोड़ दीजिए।
चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। चलिए आते हैं, थोड़ा सा बैक में चलते हैं। चलिए देख लेते हैं, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने, ठीक है, यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए। ठीक है, तो कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो लॉर्ड वेलजली हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा इसमें देख लीजिएगा, इसमें क्या क्या है। तो वारेन हेस्टिंग्स की अगर हम बात करें, इसका कार्यकाल जो था ये कब से कब तक था, 1774 से लेकर, ठीक है, इसका कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1774 से लेकर 1785 तक। ठीक है, ये बहुत कम दिन, मतलब कम समय के लिए थे। अच्छा, लॉर्ड कॉर्नवालिस का तो आपको पता ही होगा ये जब बने थे, वो हम बता रहे हैं आपको 1786 से लेकर 1793 तक। बाद में भी बने थे, मतलब कम से, मतलब जल्दी में, ज़्यादा दिन तक नहीं, 1805 तक हुआ था। लॉर्ड वेलजली, इनका कार्यकाल कब से कब तक था, 1798 से लेके, ठीक है, 1798 से लेके 1805 तक। कौन थे, लॉर्ड वेलजली थे। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, लॉर्ड वेलजली। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन विद्रोह या सिपाही विद्रोह। तो वहीं अगर हम बात करें नील विद्रोह की, ठीक है, तो नील विद्रोह कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1854 से लेके 1862 तक चला था आपका नील विद्रोह। संथाल विद्रोह तो आपको पता होगा 1855 से लेकर 1856 तक हुआ था। चलिए, और दक्कन विद्रोह की अगर हम बात करें तो ये कब से कब तक था, तो 1874 से लेकर, ठीक है, 1874 से लेकर कब तक, तो 75 तक चला था। और सिपाही विद्रोह तो आपको पता होगा 10 मई, ठीक है, मेरठ में शुरू हुआ था, 1857 वाला, ठीक है, 1857 हो जाएगा। चलिए, तो इसको सजा देना है सही कालक्रमों के अनुसार। तो सबसे पहले कौन हुआ, तो सबसे पहले आप देख लीजिए, संथाल विद्रोह 55 में, ठीक है, 54 में हुआ था आपका नील विद्रोह ना। तो सबसे पहले 1 नंबर पर हो जाएगा नील विद्रोह, तो 1 नंबर पर हो जाएगा आपका नील विद्रोह। अच्छा, दूसरा पे कौन हो जाएगा, 54 के बाद 55 आता है, तो ये हो जाएगा आपका संथाल विद्रोह, 2 1 2। इसके बाद 55 के बाद 57 आता है, ठीक है, तो हो जाएगा आपका 1 2, यानी कि 4, और फिर क्या हो जाएगा, और 3 हो जाएगा, यानी कि 1 2 4 3। 1 2 4 3 किस में मिल रहा है, कोई ऑप्शन ही नहीं है इस तो। चलिए खैर देख लीजिएगा आप लोग, इसका आंसर नहीं दिया हुआ है, क्या बता, ये गलत दिया हुआ आंसर जो लगा हुआ है शायद। ठीक है, ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 के चलता है। 54 में क्या है, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। ठीक है, तो 54 का राइट आंसर क्या आएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र, ठीक है, यानी कि फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर कौन था, लॉर्ड लिटन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 के चलते, 56 में क्या है, क्रांतिकारियों की एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था, तो किसने, तो बी डी सावरकर ने किया था। ठीक है, 1904 में हुआ था ये, इसका गठन हुआ था। चलिए ये आपको मिलान करना है, आइए देख लेते हैं। चलिए देखिए, मिलान करना है, चलिए मिलान पहले कर लेते हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इंडियन, ये आपको ऑप्शन नंबर 2 में आ जाएगा, इंडियन सोशोयोलॉजिस्ट। ठीक है, मैडम भिकाजी कामा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का, ये हो जाएगा दत्त तलवार। अच्छा, एनी बेसेंट बोले, तो एनी बेसेंट क्या हो जाएगा, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 का, 4 में चल जाएगा कॉमनवेल्थ। और आपका अरविंद घोष बोले तो ये हो जाएगा आपका वंदे मातरम। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए ये सब जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इस पर हम नज़र दौड़ा लेते हैं। आइए देखिए, यही ना अभी आपसे पूछा गया था, क्या था, देखिए वंदे मातरम। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा होगा। चलिए देखिए वंदे मातरम, देखिए तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो अरविंद घोष है, इनकी कौन कौन सी, मतलब इस यहाँ देख सकते हैं समाचार पत्रिका था, तो याद रखिए कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, सावित्री, ये सब के कौन थे, तो अरविंद घोष थे। और देखिए इंडियन मिरर, यह भी आपसे पूछा गया था, कौन हो जाएगा, आपका देख सकते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर भी हो जाएगा, मनमोहन घोष भी हो जाएंगे। ठीक है, और देखिए इंडिपेंडेंट, ये भी आपसे पूछा गया था, मोतीलाल नेहरू, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए कॉमरेड, अभी जैसे हम बात करते हैं हमदर्द की, इससे पहले आपको हम पीछे बताए थे, मोहम्मद अली हो जाएगा आपका। इस प्रकार केसरी, ठीक है, मराठा, इसके कौन है,
तो बाल गंगाधर तिलक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए अगर आपको करना हो तो, जो ये आपका काम का चीज़ है। चलिए अगर थोड़ा सा और देख ले, देखिए यंग इंडिया बोले या हरिजन बोले या नवजीवन बोले या हिंद हिंद स्वराज बोले या माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, भैया इसको कर दीजिएगा। कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी, ठीक है। संवाद कौमुदी, ये भी पूछा हुआ है। राजा राम मोहन राय। सोम प्रकाश, ये भी आपका है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये भी इंपॉर्टेंट है। अमृता बाजार, ये भी आप पढ़े होंगे। शिशिर कुमार घोष। वहीं अगर हम बात करें, देखिए अभी जस्ट आप एनी बेसेंट से क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। अभी जस्ट जो आप पढ़ रहे हैं, देखिए यही ना है, कॉमनवेल्थ, जो क्वेश्चन नंबर अभी चल रहा था 57, कॉमनवेल्थ बोले या न्यू इंडिया बोले, कौन हो जाएगी? एनी बेसेंट हो जाएगी, ठीक है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश इन रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया डिवाइडेड बोले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अनहैप्पी इंडिया बोले तो आपका हो जाएगा लाला लाजपत राय। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप देख सकते हैं, ठीक है। क्या हम दिखाएं आपको? आप अगर सेट बंद कर दे तो ये इसका चला देते, सोच रहे हैं सेट एक बंद कर दे आजकल में, ठीक है। आप लोग सेट का पीडीएफ ले लीजिए और पीडीएफ लेके उसको पढ़िए, ठीक है। अब बाकी ये सब जो है इंपॉर्टेंट था, ये सब हम सोच रहे थे कि वीडियो मैराथन वीडियो लाकर ये सब आपको ख़त्म कर दिया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। सारा चीज़ धारा का धारा पड़ जा रहा है, समय की कमी हो जा रही है हमारे पास, हम बहुत कुछ नहीं कर पा रहे आप लोग के लिए, ठीक है। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। आइए देखिए, तो जस्ट जो अभी हम आपको दिखाए थे, ठीक है, एनी बेसेंट का ये दिखा ही दिए थे, अरविंद घोष का आपको दिखा ही दिए, वंदे मातरम, ठीक है, और श्यामजी कृष्ण सब लिखा हुआ था, अभी कितना कितना हम आपको दिखाते हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 की चलते हैं। 58 में क्या है? देखिए, भारत में ब्रिटिश के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला, तो सबसे कम समय तक क्या चला था? तो 1909 में, ठीक है, इंडियन कौंसिल्स एक्ट चला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 को चलते हैं। 59 में क्या है? देखिए, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वरप्रद अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का, ठीक है, अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला, ठीक है। तो कौन देखा था? तो सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 को चलते हैं। 60 में क्या है? आइए, कि निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है, तो कौन सही सम्मिलित नहीं है? सॉरी, सही सम्मिलित है पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुषाण गंधार शैली से संबंधित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 को चलते हैं। क्या है? कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम, ठीक है, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो कौन किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स विल्किंस ने किया था। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 62 थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए क्या है? आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी, ठीक है। क्या ये सही है? तो नहीं, ये आपका गलत है, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना 1835 में नहीं हुआ था। अच्छा, लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में, ठीक है, वेदों को पर्याप्त प्रमाण मानकर ले रहा था। क्या ये सही है? तो ये भी आपका गलत है। केशव चंद्र सेन का नेतृत्व ब्रह्म समाज ने, ठीक है, नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था, तो ये आपका सही है। विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए, ठीक है, सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। क्या ये सही है? तो ये भी आपका सही है, यानी कि 3 और 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 को चलते हैं। 63 में क्या है? तो हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, तो किस लिए? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किया गया था। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 64 में क्या है? कि सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक आंदोलन शाखा की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो किसने किया था? इसके अध्यक्ष कौन था? तो अमीर अली की अध्यक्षता में किया गया था। 65 नंबर क्वेश्चन को चलते। 65 में क्या है? निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया गया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सूर्य सेन हो जाएगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन क्या है? कि अफ्रीकी एवं लैटिन अमेरिकी देशों में विकास का पिछड़ेपन का क्या कारण था? तो ये हो जाएगा ये सभी, यानी कि आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। लफायते के नेतृत्व में किसकी एक काम चलाऊ सरकार की स्थापना हुई, परंतु क्रांतिकारियों का रिपब्लिकन की स्थापना का उद्देश्य पूरा ना हो सका? तो क्या हो जाएगा? होटल डी विले, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 की ओर चलते हैं।
चलिए, वियना व्यवस्था व्यवस्था में किस देश ने भाग नहीं लिया था? तो कौन नहीं लिया था? तुर्की और भारत ने भाग नहीं लिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। नहर युग की शुरुआत कब हुई थी? तो यह आपका 1812 में हुआ था। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1815 ईस्वी में इटली एक भौगोलिक मानचित्र है, किसने कहा था? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा मेटरनिख ने कहा था। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि सर्वप्रथम फ्रांस के पत्रकारों की और से किसने अध्यादेश के विरुद्ध एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया, फ्रांसीसियों से अत्याचार का विरोध करने की अपील की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थियर्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। यूरोपीय आर्थिक समुदाय अथवा यूरोपीय साझा बाजार की स्थापना कब की गई थी? तो ये हो जाएगा जनवरी 1958 में किया गया था। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यूरोपीय मुद्रा व्यवस्था कब स्थापित की गई थी? ये आपका 1989 में किया गया था। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से किन देशों ने ब्रुसेल्स की संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? तो चीन ने नहीं किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये आपका पेरिस में है। ठीक है, राइट आंसर पेरिस हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 की ओर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र का गठन कब हुआ? तो कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था। क्रांतिकारियों और उदारवादियों का पक्का शत्रु कौन था? तो हो जाएगा चार्ल्स दशम था। चलिए, पैगंबर मोहम्मद की माता का क्या नाम था? तो ये हो जाएगा अमीना नाम था। मंगोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा चंगेज खान। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, सामंतवाद की छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो नाइट कहलाती है। ठीक है, सामंतवाद की छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो नाइट कहलाती है। चलिए, तो आज हम लोग सेट नंबर 9 खत्म कर चुके हैं। अब चलते हैं सेट नंबर 9 10 दोनों खत्म हो चुका है। चलते हैं सेट नंबर 11 की ओर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो आज का सेट नंबर 11 की ओर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, ये देख लेते हैं कि शारदा एक्ट के अनुसार बालिकाओं का विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी। तो देखिए थोड़ा सा आप इसके बारे में देख लीजिए क्या है शारदा एक्ट के बारे में अगर हम बता दें। ठीक है, तो याद रखिएगा शारदा एक्ट जो था ये आपका क्या बोले जाए उसको, लॉर्ड इरविन के समय में। ठीक है, शारदा एक्ट 1930 में आया था। तो उसमें किसका शासनकाल था? लॉर्ड इरविन का शासनकाल था। तो उसमें एक मतलब एक फरमान जारी होता है जिसमें कि ठीक है लड़कियों की आयु जो था, विवाह की आयु, न्यूनतम आयु निर्धारित किया गया था कितना? 14 वर्ष। लेकिन लड़कियों की न्यूनतम आयु तो न्यूनतम 14 वर्ष था, लड़कों का कितना था? ठीक है, कभी कभी आपका लड़का पूछ देगा तो लड़का का 18 वर्ष था। ठीक है, लड़का का कितना था? तो लड़का का 18 वर्ष था, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 में क्या है कि किस अधिनियम ने, ठीक है, अधिनियम में वायसराय के प्रथम कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय को शामिल करने का विधान था? ठीक है, कौन सा अधिनियम था? ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1909 का अधिनियम। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 3 में क्या है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था, 1784 में किया था। ये फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को चलते हैं। 4 में क्या है तो देख लेते हैं। 4 में थोड़ा सा जूम कर देते हैं। आइए, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम विस्तार हुआ। तो अंतिम विस्तार लिटन के समय में हुआ था। तो लिटन का कार्यकाल 1876 से लेके 1800 ठीक है 80 तक हुआ था। एकदम याद रखना मुंह पे। ठीक है, 1880 तक हुआ था। तो यार देखिए 1876 से लेके 1880 तक हुआ था। किसका? लॉर्ड लिटन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। किस भारतीय ने विदेश में पहली गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महेंद्र प्रताप। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 में क्या है, नादिर शाह का आक्रमण ठीक है किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह के शासनकाल में। 7 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में देशी रियासतों को मुख्य विषय बनाया और अखिल भारतीय स्तर पर आंदोलन प्रारंभ किया था? तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था, याद रखिएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। संविधान सभा के मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका वल्लभ भाई पटेल। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 9 में क्या है, ली आयोग का संबंध किससे है? तो इंडियन सिविल सर्विस से है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 10 में क्या है, कौन से युग में सम्मिलित नहीं है? याद रखिएगा, अली नगर संधि जो हुआ था 1846 में नहीं हुआ था, ये सम्मिलित नहीं है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 11 में क्या है, आइए,
एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1 अगस्त, ठीक है, 1920 में हुआ था, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12 में क्या है कि तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा कब दिया? तो ये 1916 में दिया था। चलिए बंगाल के भागा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल प्रांतीय किसान सभा ने। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि गुट निरपेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि बम्बई प्लान योजना भारत में कितने उद्योगपतियों द्वारा तैयार की गई थी? तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी राइट आंसर 8 के द्वारा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि किस काल में अग्नि का व्यवहार बड़े पैमाने पर होने लगा एवं मृतक सरकार की परिपाटी का प्रचलित हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्यपुरा पाषाण काल में। निम्न में से किस वेद का, ठीक है, कोई अर्नायक नहीं है? तो कौन सा वेद का? अथर्ववेद हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 में क्या है कि भारत में प्रथम बार सैनिक शासन का व्यवहार लाया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पार्थियानों द्वारा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 में क्या है, देखिए मिलान करना, थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा। आइए देखिए, तो पहला क्या है, कालीबंगा। तो कालीबंगा क्या था? तो यहाँ से लकड़ी की नाली, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। बनवाली से तो हल का चिन्ह मिला था, ठीक है। मोहनजोदड़ो और लोथल, तो मोहनजोदड़ो का क्या हो जाएगा? हाँ चलिए, तो यह हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो, तो ये हो जाएगा अग्नि अग्नि वेदिका, ठीक है। और लोथल से क्या था? तो लोथल से आपका मन का फैक्ट्री हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्यों चलते हैं। 20 में क्या है, सिंधु सभ्यता की मातृ प्रधान व्यवस्था अन्य किस सभ्यता की विशेषता थी? तो ये हो जाएगा द्रविड़ व्यवस्था की। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि गुप्त बौद्ध के रूप में जाना जाता है? तो शंकराचार्य को जाना जाता है। निम्न में से कौन जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं थे? तो याद रखिएगा, सम्यक संकल्प नहीं था, बाकी आपका सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन ये शामिल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 के चलते हैं। 23 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन या निम्न में से कौन जैन धर्म के संरक्षक थे? तो जैन धर्म के संरक्षक कौन थे? तो याद रखिए चंद्रगुप्त थे, अमोधवर्ष, कुमारपाल और खारवेल, ये चारों का चारों थे। 24 नंबर क्वेश्चन के चलते। 24 में क्या है, जैन धर्म के तीर्थकर जिनका उल्लेख विष्णु एवं भागवत पुराण में नारायण के अवतार के रूप में है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अरिस्टोनेमी कहते हैं। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 25 में क्या है, आइए, अर्ध नारीश्वर सिद्धांत की उत्पत्ति कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल में हुआ था। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन के चलते। 26 में क्या है कि किस साहित्यिक स्रोत से यह ज्ञात होता है कि मौर्य काल में भारत में दास प्रथा तथा ऋण प्रथा अनुपस्थित थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इंडिका हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं कि निम्न दो समुद्रों के बीच की भूमि को जीता तो किसने जीता? तो बिंदुसार ने जीता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को चलते हैं। 28 में क्या है, अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को मात्र एक बार मगध का राजा कहा था? तो भाब्रू अभिलेख में कहा था। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अशोक का एकमात्र वह अभिलेख है जिसमें करों का उल्लेख है? तो रूमेनदेई में है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मौर्य काल में आते हैं और क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, मौर्यकालीन अधिकारी रूपदर्शक था तो कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मुद्रा अधिकारी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 31 में क्या है, निम्नलिखित में से किस सिलसिले के सूफी संत शासन की राजनीति से दूर रहते थे और शासकों की संगति से बचते थे? तो चिश्ती हो जाएगा इसका राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32 में क्या है, चलिए ये आपको मिलान करना है, तो मिलान करते हैं। देखिए अल बरूनी, तो कुरान ए महसूबी, ऑप्शन नंबर ए एक सामने सामने हो जाएगा। उतबी, ये भी आपका ठीक है। तारीख है यामनी हो जाएगा। हसन निजामी, तो ताजुल ए मासिरी हो जाएगा। और फिर दोषी हो जाएगा आपका शहनामा, ठीक है। यानी कि सबका सामने सामने, एक का एक, दो का दो, तीन का तीन, चार का चार। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 में क्या है, ये भी आपको मिलान करना है, ठीक है। तो इब्न बतूता जो था किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हरिहर प्रथम शायद होगा, ठीक है, सॉरी। चलिए
तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सामने सामने। निकोल डी कोटी ये भी देवराय प्रथम, ठीक है। और अब्दुल रजक ये अब देवराय द्वितीय के शासनकाल में। और डेमिंग पेज ये कृष्ण देव राय में हो जाएगा, यानी कि ये भी आपका सामने सामने है। तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को चलते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। आइए, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने रुपए और दाम के मध्य एक आना का सिक्का चलाया था? तो ये हो जाएगा आपका अकबर ने चलाया था। 35 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध पटना हत्याकांड से है? तो मीर कासिम का संबंध कहाँ से? पटना हत्याकांड से है। चलिए, कौन सा भारतीय वाद्य यंत्र भारतीय इस्लामी तकनीक के समन्वय का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो कौन है? तो सितार आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 37 में क्या है, आइए। मराठों को, ठीक है, उमरा वर्ग में सम्मिलित करने वाला प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो कौन हो जाएगा? तो ये आपका जहांगीर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 38 में क्या है, शेर शाह के शासनकाल में चांदी के रुपए और तांबे के रुपए का अनुपात क्या था? तो 1:3:2 था। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 में क्या है कि मुगल प्रशासन में नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र था? तो कौन था? तो बयाना था। चलिए, दारा सिकाहो द्वारा लिखित उपनिषद का अनुवाद कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो सीर ए अकबर कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को चलते हैं। 41 में क्या है कि प्रसिद्ध विद्वान सायन निम्नलिखित में से किस शासक के शासन काल में मंत्री पद पर आसीन था? ठीक है, तो कौन किसके शासन काल में? तो हरियर प्रथम के शासन काल में आसीन था। 42 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने काशी को भारत का एथेंस कहा था? तो किसने कहा था? तो बर्नियर ने कहा था। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 में क्या था कि दीवान ए वक्त का संबंध निम्नलिखित में से किस शासक से है? तो इसका हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी से है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 में क्या है, दिल्ली सल्तनत का वह पहला सुल्तान कौन था जिसने किसानों के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन के अभियान के पूर्व दक्कन 4 बड़े साम्राज्यों में बटा था, निम्न में से कौन सा एक उनमें से नहीं था? तो कौन नहीं था? तो बादामी चालुक्य नहीं था। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 46 में क्या है कि अकबर ने मनसबदारी प्रथा कब शुरू किया? तो 1573 से लेकर 74 में शुरू किया था। चलिए ये आप देख लीजिएगा, ठीक है, छोड़ दीजिए इसको, थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। ए बी सब कथन छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 49 से देखते हैं। 49 में क्या है, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभागीय पद्धति वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके पदाधिकारी को बल प्रदान किया गया? ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 50 में क्या है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 50 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1902 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाए जाने वाले प्रबल, ठीक है, का विरोध किया था। चलिए इसमें है क्या, आपको पहले ऊपर में दे दिया है कथन निष्कर्ष, उसके नीचे 2-3 क्वेश्चन है, उसको देख लीजिएगा। लास्ट में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में चलते हैं। ठीक है, चलिए मिलान करते हैं क्या है, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। चलिए देखिए, इक्ता का संबंध किससे हो जाएगा? तो दिल्ली सुल्तान से हो जाएगा। जागीर, ठीक है, तो जागीर क्या था? तो 2 का 3 हो जाएगा मुगल में। अमरम क्या है? तो यह कहाँ चला जाएगा? ये हो जाएगा सी का 4 विजयनगर। मोकास हो जाएगा आपका मराठा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 53 में क्या है, राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से किसके निर्धन पर बदायूं ने इस प्रकार की टिप्पणी की थी? ठीक है, तो किसके ऊपर की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 के चलते हैं। 54 में क्या है, ये आपको मिलान करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जस्ट अभी जो आपको हम पीछे दिखा रहे थे, ठीक है, ये फास्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा? तो ये आपका चला जाएगा बी.डी. सावरकर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि आनंद मठ, तो सबको पता होगा आनंद मठ का संबंध किससे है?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी का हो जाएगा 3 बंकिम चंद्र चटर्जी। लाइफ डिवाइन बोलेगा तो अरविंद हो जाएगा, श्री अरविंद, ठीक है। और साधना हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 को चलते हैं। 55 में क्या है, इसका प्रस्ताव मई में आया, ठीक है। इसमें अभी भी भारत को, ठीक है, विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप था। उपयुक्त उदाहरण का संबंध किससे है, देखिए तो ये आपका कैबिनेट मिशन से था। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन के चलते। 56 में क्या है, कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति, ठीक है, अनंतगत्वा समाप्त हो गई, तो किस क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। अखिल भारतीय राजनीतिक में गांधी का पहला साहित्यिक कदम था, तो क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंपारण आंदोलन। चलिए रविंद्रनाथ टैगोर के बनाए गए चित्रों को वर्गीकृत किया गया है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं, तो 58 का आपका क्या हो जाएगा, 1 मिनट देख लेते हैं इसका आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुनराजाविवादी। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 58 59 में आपका क्या है, इसको छोड़ दीजिए, 58 59 60 समझ से बाहर हो जाएगा आपका। आइए क्वेश्चन नंबर 61 की ओर चलते हैं। किस सम्मेलन के बाद इटली विभक्त हो गया, ठीक है, तो वियना सम्मेलन से हो जाएगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 62 में क्या है, 1874 की संधि का लाभ उठाकर फ्रांसीसी व्यापारियों ने चीन के किस क्षेत्र में जाना आरंभ किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तोकिनन में। वैश्वीकरण के समर्थकों का अंतिम लक्ष्य समस्त संसार को क्या संज्ञा देते हैं, तो समस्त ग्राम देते हैं। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन के चलते। 64 में क्या है, आइए सोवियत संघ में, ठीक है, स्टालिन की मृत्यु के बाद किसने शासन संभाला था, तो खुश्चेव ने संभाला था। 65 नंबर क्वेश्चन के चलते। 65 में क्या है, अफ्रीका में मुख्यतः कितने प्रकार के नस्लों के लोग रहते थे, तो ये 4 प्रकार के रहते थे। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस ब्रिटिश नेता ने, ठीक है, कीनिया के संदर्भ में यह कहा था कि उस समय का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है जब ब्रिटिश सरकार के लिए यह संभव हो सकेगा कि वह कीनिया का भविष्य और उसकी कुशलता के उत्तरदायित्व का त्याग कर सके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बायड। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। तंजानिया को औपनिवेशिक शक्ति से कब मुक्ति मिली, तो कब मुक्ति मिली थी, तो 1961 में मिली थी। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया, रूस और जर्मनी को मिलाकर 3 सम्राटों को संघ का निर्माण कब किया था, तो 1872 में किया था। चलिए 69 नंबर देख लेते हैं। बिस्मार्क ने अपना पद त्याग कब किया था, तो 1890 में किया था। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपीय राष्ट्रवाद के बीच प्रथम विश्व युद्ध का दूसरा मौलिक कारण माना जाता है, तो साम्राज्यवादी प्रतिद्वंद्विता को माना जाता है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। बारदोली आंदोलन 1928 का नेता कौन था, तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा आपका। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 72 में क्या है कि 1940 के लाहौर अधिवेशन में शब्द पाकिस्तान किसने प्रस्तावित किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। चलिए नौजवान सभा का संस्थापक कौन था, तो ये हो जाएगा आपका भगत सिंह, ठीक है। चलिए अब इसका स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1926 में। नौजवान का स्थापना कब हुआ था, तो 1926 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पूछे तो सचिंद्रनाथ सन्याल, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बोलता तो भगत सिंह हो जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 के चलते हैं। 75 में क्या है, वर्ष 1932 में किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत में सांप्रदायिक अधिनिर्णय व्यवस्था आरंभ की थी, तो रेमसे मैकडोनाल्ड ने की थी। 76 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं कि गांधी इरविन संधि पर किस तिथि को हस्ताक्षर किए गए थे, तो याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ 5 दिया हुआ, 5 मार्च, कहीं कहीं आपको 4 मार्च भी देखने को मिलेगा। अब याद रखिएगा 4 मार्च भी कहीं कहीं रहता है, तो 4 मार्च 1931 हो जाएगा राइट आंसर। 77 नंबर क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी ने डैश आंदोलन के तहत करो या मरो का नारा दिया था, तो ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन 8 या 9 अगस्त दोनों डेट देता है, ठीक है, 1942 हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन के प्रमुख कौन थे, तो ये हो जाएगा लॉर्ड पैथिक लॉरेंस हो जाएगा आपका राइट आंसर।
चलिए 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 79, भारत की अंतिम सरकार का गठन किस तिथि को हुआ था? तो याद रखिएगा 2 सितंबर 1900, ठीक है, 46, ये डेट याद रखिएगा, 2 सितंबर 1946 को हुआ था। अच्छा, अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या है कि टोक्यो में वर्ष 1492 में इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने किया था, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। अब बाकी के लिए देखिए, हम पूरा बहुत अभी करवाना है, अभी आपके लिए कल हुआ था भारतीय 1857 की क्रांति, उसके बाद करना है, बहुत चीज़ करना है, ठीक है। तो ये PDF आप लेकर पढ़ते रहिए, सारा चीज़ टिक आउट किया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर प्रकार का इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो PDF प्राप्त कर सकते हैं आप। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।